बात करते हैं तो अनेक विद्वानों ने विकास के सिद्धांतों को का सीयर्स ने विकास के पृथक पृथक पहलुओं का क्या किया है, अध्ययन किया है। किंतु एरिक एच एरिसन ने जीन पियाजे या फिर रोबोट संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में चिंतन किया है। ये सभी सिद्धांत बाल विकास को क्या करते हैं, समग्र रूप देते हैं। ठीक है, कि जब आप बात करते हैं किसके बारे में, बाल विकास के बारे में, हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जब हम विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, अपनी लाइफ की डिफरेंट ग्रोथ की स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे कि किस एज में, किस एज ग्रुप में हमें किस प्रकार के परिवर्तन या हम विकास जो है वो देख सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो हर बच्चा है, ठीक है, उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके विकास में उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम विकास का अध्ययन करते हैं। तो आप जब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत में, तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो क्या थे, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वही क्या करते हैं, बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किसका अध्ययन किया, उन्होंने विकास के सिद्धांत का, ठीक है, हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया कि जो विकास है वो कैसे होता है, किस स्टेज में कैसा विकास हमें देखने को मिलता है। तो सीयर्स ने विकास के, ठीक है, सीयर्स क्या है, सीयर्स एक व्यक्ति हैं और इन्होंने क्या किया, विकास यानी डेवलपमेंट के जो हमारे अलग अलग क्या है, चरण आप कह सकते हैं, भाग आप कह सकते हैं, स्टेज आप कह सकते हैं, उनका क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। ठीक है, और हमें उसके बारे में बताया। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, एरिक एच एरिक्सन की, ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं। फिर आते हैं कौन, जीन पियाजे। इन्होंने भी बाल विकास में क्या किया है, बहुत अध्ययन किया और हमें नए जो नियम है, सिद्धांतों के बारे में बताया। फिर हम बात करते हैं किसकी, रॉबर्ट के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों ने ही किसका, मानसिक यानी मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं तथा सामाजिक यानी हमारे जो समाज के विकास का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे विकास पर पड़ता है, उसका क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, और उस अध्ययन के आधार पर क्या दिए, हमें सिद्धांत दिए। ठीक है, तो उन सिद्धांतों के बारे में हम क्या करते हैं, कि करके पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो भी सामाजिक और मानसिक सिद्धांत दिए, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या करते हैं, बाल विकास को एक पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। समग्र विकास का मतलब होता है कि जो बाल विकास के सारे विकासों के बारे में क्या करें, हमें दर्शाए। तो ये इसको क्या करते हैं, एक समग्र रूप प्रदान करते हैं। तो इनके अध्ययन से आप कहेंगे कि जो सिद्धांत हमें प्राप्त हुए हैं वो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ने में सरलता जो है वो हो जाती है और बहुत कुछ जो है सीखने का आपको अवसर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारे पास कौन सा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, इस मत के अनुसार एरिक एच एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया हुआ है और इनका जो जन्म है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट क्षेत्र में जो है हुआ था। इनके जो माता पिता है 1902 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जिनकी पिता की शीघ्र मृत्यु हो गई थी और इसी कारण इनकी माता ने जो है वो पुनः विवाह कर लिया और इनके जो स्टेप फादर थे उन्होंने इन्हें क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, मतलब गोद ले लिया। इनका आरंभ में नाम क्या था, हैमबर्गर। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इन्होंने अपना नाम क्या किया है, परिवर्तित किया है। तो एरिक एच एरिक्सन का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रारंभिक या फिर बचपन का नाम भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर शुरुआती नाम भी कहा जा सकता है। किसी भी तरह से आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बचपन का नाम अगर पूछ लें, ठीक है, प्रारंभिक नाम पूछ ले तो क्या था इनका, हैम
बर्गर था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। परंतु बाद में इन्होंने क्या किया, अपने नाम को बदल लिया। ठीक है, एरिक्सन के ने अपनी धारणा का विकास फ्राइड के सिद्धांतों पर ही किया है। ठीक है, तो फ्राइड के सिद्धांत हमने पढ़े थे व्यक्तिगत, जब हमने बात की थी, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, जब आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद होगा आपको, हमने जब पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हम किसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर व्यक्तित्व की बात हो तो किसका नाम जरूरी आना है, फ्राइड का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ठीक है, तो इसके बिना उनकी जो व्यक्तित्व की डिस्कशन है वो अधूरी है। तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, आप कह सकते हैं जो फ्राइड के सिद्धांत हैं, ठीक है, सिद्धांत पर आधारित है, मतलब उसको आधार बनाकर इनके द्वारा ये क्या किया गया है, सिद्धांत दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, तो जो एरिक्सन है वो खुद ये कहते हैं कि ये मेरा कोई नया सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये फ्रॉइड के ही सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एरिक्सन ने अपनी धारणा को जो है फ्राइड के सिद्धांत पर विकसित किया है। उन्होंने उसको आधार बनाकर अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सबके सामने प्रस्तुत किया। और एरिक्सन ने अपनी बौद्धिकता के प्रति इतने ईमानदार थे। ठीक है, मतलब वो कोई भी नया क्रेडिट आप कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी नए सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ जो विकास को दर्शाता हो, बल्कि ये सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों के 3 रूपों में से क्या है, एक है, उसी का एक रूप आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी को दर्शाता है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जब आप बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हमने कहा था कि इसमें हम किसकी डिस्कशन करते हैं, एक तो व्यक्तित्व की और दूसरी किसकी, व्यवहार की। ठीक है, जो हमारे किसके बारे में दर्शाता है, अचेतन मन की गहरी शक्तियों के बारे में, कि आपके मन में जो ऐसे विचार हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, ये उनको क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, जिसमें सिगमन ये कहते हैं, सिगमन फ्राइड ने हमें कहा था कि इसके मुख्य 3 तत्व होते हैं। ठीक है, उन पर आधारित होता है किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, जिसमें हमने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। ठीक है, याद होगा आपको, पहले हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये उन्हीं 3 सिद्धांतों से हमें क्या कराता है, परिचित कराता है। ठीक है, इड में हमने पढ़ा था कि ये किस पर आधारित है, ये हमारा अचेतन मन का हिस्सा होता है जो हमें आनंद, प्लेजर देता है। ठीक है, कि संतुष्टि का भाव, सुख तत्व प्राप्त करने का जो भाव है वो हमें इड से मिलता है। अहम यानी ईगो की जब हम बात करते हैं, ये रियलिटी पर आधारित है। ठीक है, वास्तविकता की चीजों पर आधारित होते हैं। इसमें ऊर्जा जो है वो तुरंत मुक्त नहीं होती है, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, एक संतुलन बनाते हैं, परिस्थितियों का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर ईगो की जब हमने बात की थी, तो ये क्या करता है, व्यक्ति के नैतिक हिस्से को प्रभावित करता है, कि समाज में रहने के जैसे अपने कुछ आदर्श होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और समाज के जो मापदंड या आदर्श है उनको सीखने के बाद हम सही गलत में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। और निंदा के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कि समाज में जिस कार्य को लेकर आपकी निंदा होने वाली है ऐसे काम आप बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये समाज के आधार पर आप कह सकते हैं उन नैतिक मूल्यों का हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त है या हमारे समाज के लिए आवश्यक है। तो एरिक्सन इड से ईगो के परिवर्तन पर क्या देते हैं, बल देते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि एरिक्सन की इड से ईगो तक के परिवर्तन पर ये जोर देते हैं। और इस धारणा का विकास फ्रॉइड के प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी में ये कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया है कि एक विकास के बारे में दर्शाया है, या फिर आप कह सकते हैं विकास की क्या है, ये धारणा है, यानी विकास का एक विचार, जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, जैसे कि जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है, मन में जो चिंता चल रही है, जो मानसिकता चल रही है, वो एंजाइटी को दर्शाती है। किसी चीज को लेकर आप परेशान हैं, तो एंजाइटी आपको होती है। ठीक है, विचलन जिसे आप कह सकते हैं, विचलित है आपका मन, उसको एंजाइटी कहते हैं। तो एरिक्सन ये मानते हैं, ये मानकर चलते हैं कि इड से ईगो से ही पारस्परिक सामाजिक संबंधों का क्या होता है, विकास होता है। कि एरिक्सन ये मानते हैं कि जो इड है हमारा, वो हमारे ईगो में परिवर्तित हो जाता है और ये हमारे समाज के साथ क्या करता है, संबंधों को
जोड़ने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। ठीक है, फिर एरिक्सन ने व्यक्ति के परिवेश में भी ये देखा है, मतलब आपके जो वातावरण है उसको हम परिवेश कहते हैं, तो उन्होंने ये देखा है कि जब हम किसी व्यक्ति के परिवेश की बात करते हैं, उसके वातावरण की बात करते हैं, तो उसका जो परिवेश वातावरण है वो व्यक्ति, परिवार और समाज, संस्कृति का होता है। ठीक है, कि परिवेश से क्या तात्पर्य है? परिवेश का मतलब है आपका वातावरण। ठीक है, और आपके आसपास का वातावरण किससे बना हुआ है? आपके स्वयं व्यक्ति से बना हुआ है, आपके परिवार का बना हुआ है, आपके आसपास जो समाज है। ठीक है, समाज में कौन आता है? आपके मित्र आते हैं, आपका कार्यस्थल आता है, अगर आप जॉब करते हैं तो कार्यस्थल आएगा। ठीक है, आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर जो आसपास लोग हैं उनसे आता है। ठीक है, ये आपके समाज का हिस्सा होते हैं जिनको आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नहीं जानता उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर संस्कृति, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के जो भी रीति परंपरा जो सब चीजें होते हैं वो आप मिलकर ये सब चीजें क्या करती हैं? आपके परिवेश का निर्माण करती हैं। तो एरिक्सन कहते हैं कि व्यक्ति को उसके परिवेश में जो आप देखते हैं तो उसका परिवेश किस चीज का बना है? उसका परिवेश जो है उसके परिवार, समाज, संस्कृति से बना हुआ होता है। ठीक है, फिर एरिक्सन ये कहते हैं कि एरिक्सन समय की मांग के प्रति वो क्या है? सचेत रहता है कि अभी हमारे वर्तमान में किस चीज की डिमांड है, किस चीज का जो है क्या है, हमें उस चीज के प्रति क्या रहना है? सचेत रहना है। तो मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने विकास के लिए क्या करने हैं? अवसर प्राप्त करने होते हैं। कि अगर आप क्या करना चाहते हैं? अपने मन पर, अपने जो भी चीजें हैं उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं? कि आपको कुछ चीजों पर क्या करना होता है? फोकस करना होता है। तो एरिक्सन की जब आप बात करते हैं तो इन्होंने हमें क्या किया? कुछ चीजों के बारे में बताया। ठीक है, तो इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि मनोसामाजिक संकट जो है वो क्या है? उसमें बहुत सारे चरण होते हैं आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि किसी भी असफलता का या नकारात्मक परिणाम का या किसी भी सफलता का या फिर उसके पॉजिटिव इफेक्ट के क्या होते हैं? कुछ चरण होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास कितने एरिक्सन के विकास के 8 चरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है? हमारे पास 8 चरण हैं। ठीक है, जिसमें से हम क्या कहते हैं कि हर एक चरण में मन और समाज का संकट होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण में मनोसामाजिक क्या है? संकट है, जिससे जिसे व्यक्ति अगले चरण में बढ़ने से पहले क्या करेगा? हल करेगा। मतलब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो उससे पहले आप पहले वाले स्टेप को पूरा करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे? हम पहले हल करना होता है और उसके बाद क्या करना होता है? उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? प्रवेश करना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी कि आप क्या हो सकते हैं? सफल भी हो सकते हैं आप। ठीक है, सफल और एक सकारात्मक परिणाम आपको, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें आप क्या हो सकते हैं? विफल भी हो सकते हैं। ठीक है, और तब आपको कैसा नकारात्मक प्रभाव या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कि अगर आप पॉजिटिविटी को देखेंगे तो आपको सही और ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा जो आपके लिए उपयुक्त है या आपको सही चीजों की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आप विफल हो गए या ठीक से उसको नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा? आपको नकारात्मक चीजों की तरफ लेकर जाएगा। मतलब नेगेटिव चीजें जो है वो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आप क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 चरण कौन से हैं? सबसे पहला जो चरण होता है आपके पास विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको क्या? ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। कि एक तो आपको विश्वास करना है, दूसरा आपको विश्वास नहीं करना। तो जब ये अवस्था होती है आपकी, ठीक है, तो ये किसके लिए होती है? जब आप
का जन्म होता है, जन्म से 1 वर्ष का जो बच्चा है, ये अवस्था क्या है, उसके लिए है। ठीक है, जन्म से लेकर 1 वर्ष के लिए। तो आपने देखा है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी शिशु की जरूरतों का, किसी भी शिशु की जरूरतों को आप पूरा किया जाता है तो वह दूसरों पर क्या करता है, विश्वास करता है। ठीक है, कि अगर आप उसके बहुत क्लोज हैं तो ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रेम या भाव है, उसका एक विश्वास बन गया है कि आप उसके लिए क्या है, सेफ व्यक्ति हैं। तो एक ट्रस्ट जो है उसने आप पर बना लिया है। ठीक है, और अगर नहीं बना पाए, मतलब आपकी जो केयर है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक अविश्वास आपके ऊपर बना लेता है कि आप उसके लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये भावना उसके मन में होगी, तो वो आपके पास ना ही आएगा, ना ही आपके साथ खेलेगा। तो ऐसी जो स्थिति है उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। दूसरी जो होती है वो कौन सी है, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। ठीक है, कि आपके पास क्या हो जाएगा कि डाउट में रहेंगे आप। ठीक है, ये कब होती है, ये स्टेज होती है आपकी प्रारंभिक बचपन में, चाइल्डहुड पीरियड में, जो कौन सी होती है, 1 से लेकर 3 वर्ष की एज। ठीक है, तो जब बच्चा खुद से कोई काम करता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, स्वयं स्वायत्ता मतलब स्वयं कोई काम करते हैं, तो आपने देखा है उससे क्या है, आप सीखते हैं। तो इसके अंदर से क्या आता है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। ठीक है, उसे करने का आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। अगर आप क्या हो जाते हैं, आपने कोई काम किया और आपने यदि किसी काम की क्या की, शुरुआत की, ठीक है, जैसे छोटा सा काम हो सकता है, और उस शुरुआत में ही आप क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी, अभी आप छोटे हैं, 1 से 3 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख ही रहा है, और उस समय वो उससे टूट जाए तो वो क्या हो गया, असफल हो गया। अब इस असफलता के लिए अगर उसे दंड मिलेगा, ठीक है, अगर उसे डांटा जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, तो उसके मन में क्या आएगी, एक शर्म की भावना भी आएगी, और क्या होगा, संदेह होगा। ठीक है, क्या होगा उसके अंदर, शर्म और संदेह दोनों ही उत्पन्न हो जाएंगे, और वो अगली बार उसी काम को, ठीक है, जब वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अगर वो वही सेम काम कर रहा है, तो एक तो वो क्या महसूस करेगा, उसको शेमफुल महसूस करेगा कि पहले मैंने किया था, अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। दूसरा ये है कि उसको क्या रहेगा, अपने ऊपर संदेह, डाउट रहेगा कि क्या इस बार भी ये सफल होगा या नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है वो क्या बनाती है आपके अंदर, इस आधार पर आपको जो है वो कॉन्फिडेंस देती है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस क्या कर देती है, डाउन भी कर देती है। तीसरा जो आपके पास स्तर आता है, ठीक है, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, ये उम्र होती है आपकी खेल की उम्र, 3 से लेकर 5 वर्ष का जब आपका एज होता है, तब आपके मन में ये विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चरण में, ठीक है, बच्चे अपनी पहल काम शुरू करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इस चरण में क्या होता है, बच्चे अपनी पहल पर काम करना शुरू करते हैं, मतलब स्वयं वो क्या कर रहे हैं, कोई कार्य करना शुरू कर रहे हैं अपने मन से, आपने उन्हें फोर्स नहीं किया। ठीक है, यदि उनकी इस पहल पर आप उन्हें क्या कर रहे हैं, हतो उत्साहित कर रहे हैं, मतलब उनको मोटिवेट ना करके क्या कर रहे हैं, डीमोटिवेट, कि तुमसे ये काम नहीं होगा या तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, हतो उत्साहित करना, कि आप उसे क्या कर रहे हैं, किसी परिणाम को देखने से पहले आप उसे डीमोटिवेट कर देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बच्चा कह रहा है कि मैं ये टेस्ट देना चाहता हूँ, आप कह रहे हो नहीं आपसे नहीं होगा, मत दो, तो आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो इस डीमोटिवेशन से उसके मन में क्या आएगा,
अपराध बोध आएगा। ठीक है, कि या तो आप ये समझते हैं कि वो अच्छा नहीं है, और यही प्रवृत्ति, यही भावना जो है उसके मन में आ जाएगी, और ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या करेंगी, उसकी मानसिकता पर प्रभाव डालेंगे, और उसकी मानसिकता जो है वो अपराधी की मानसिकता बन सकती है, कि वो किसी भी काम को करने में सबसे पहले यही डाउट करेगा कि मैं तो चाहे अच्छा भी कर लूं, लोगों को उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही दिखता है, तो मैं अब बुरा ही करूंगा। तो ये उसकी क्या बन जाएगी, धारणा बन जाएगी। उसके विचार करने की शक्ति जो है वो ऐसी ही हो जाएगी, फिर वो वैसे ही काम करेगा, तो ये उसे अपराध की प्रवृत्ति की तरफ जो है लेकर जाता है। फिर चौथा जो हमारे पास चरण होता है, जिसे हम कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, तो ये कब होता है, ये 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चे की, कि जब आप क्या कर रहे हैं, स्कूल की एज है आपकी। ठीक है, क्या है ये, स्कूल एज आप इसे कहते हैं, कि बच्चा स्कूल में है। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर सामाजिक और उसकी शैक्षिक शिक्षा के स्तर पर उसकी क्षमताओं को पर गर्व महसूस, कि वो छोटे से काम भी कर रहा है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, मोटिवेशन जैसी बातें जब आप करते हैं कि बहुत सुंदर है, चाहे वो अच्छा नहीं भी है। ठीक है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो परिश्रम, अगर आप उसे अच्छी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, और ज्यादा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। अगर आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, असफल हो रहा है वो, उसे भी लग रहा है कि मेरा अच्छा नहीं है, गलत है, तो उसके मन में हीनता की भावना आएगी। ठीक है, तो आपको उसे हमेशा क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो क्या बने, परिश्रमी बने और मेहनत करे, और ज्यादा बेहतर जो है परिणाम लाने की कोशिश करे। ठीक है, तो यदि ऐसे कार्य में क्या हो रहा है, वो सफल है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, परिश्रमी बनेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर हीनता की भावना आ गई और आपने उस भावना को नहीं रोका, तो ये क्या करेगी, उसे असफल बनाएगी। ठीक है, फिर वो किसी भी काम को करने के लिए उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आती है पहचान बनाम पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति। भ्रांति का मतलब होता है कि जो भ्रम आपको हो गया है कि आप है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपको मन में क्या होता है, भ्रम हो जाता है। और ये कब आता है, ये किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था जो होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक, उस एज में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस एज में आप ये देखेंगे कि जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो सब क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि हर व्यक्ति उसे जाने, उसकी अपनी एक अहमियत हो, उसको या क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर वो क्या करते हैं, इसमें असफल हो जाते हैं। ठीक है, यदि वो इसमें मतलब अपनी पहचान नहीं बना पाए, ठीक है, अगर इस प्रकार की पहचान बनाने में वो क्या हुए, असफल होते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, एक भूमिका क्रांति आ जाती है। मतलब उनको अपनी भूमिका कैसे लगने लगती है, भ्रांति, कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो ऐसा अनुभव कर लेते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि उनकी वैल्यू नहीं है, ऐसा वो अपने मन में विचार लेने लग जाते हैं, जो उनको ड्रॉबैक की तरफ लेकर जाता है, जो उनको नीचे की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें उनको उनकी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उनको भ्रांतियों से दूर रखना चाहिए, तो वो नकारात्मक चीजों से भी दूर रहेंगे। फिर आती है किस चीज की, अगले चरण की बारी आती है, जिसमें हम कहते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, एक आपने देखा है कि जब आप बचपन में छोटे होते हैं, ठीक है, आपके जो मित्र होते हैं उनसे आपका बड़ा लगाव होता है। ठीक है, स्कूल तक, कॉलेज तक बहुत आपकी घनिष्ठता होती है, कि दोस्त ने बुलाया एक बार आप भागे चले जाते हैं, आपने बुलाया दोस्त को वो भागा चला आता, तो उसको हम कहते हैं घनिष्ठता। लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगता है कि व्यक्ति सिर्फ काम के लिए पूछ रहा है, व्यक्ति सिर्फ अपने काम के लिए पूछ रहा है, या फिर वो आपकी परिस्थितियों में साथ नहीं देना दे रहा है, तो आप क्या करने लगते हैं, अलगाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसको हम आप ये कहते हैं, ये कब शुरू होता है, ये प्रारंभिक व्यक्स ठीक है, जब आप क्या हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, थोड़े से आप क्या हो रहे हैं,
अपनी टीन एज से बाहर आते ही आपको ये समझ आती है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, 19 से 40 वर्ष के एज की जो बीच की बात है, तब हम आपको ये अनुभव होता है, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के संबंध, ठीक है, व्यक्ति के संबंध आपके साथ कैसे हैं, घनिष्ठ हैं या फिर कैसे हैं, आपका उनके प्रति अलगाव जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का हम क्या करते हैं, प्रयास। तो आप तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी हर एक जरूरत में आप काम आए, ठीक है, हर एक जो परिस्थिति है उसमें उसके साथ बने रहें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि केवल उनका काम निकल गया तो बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि जब आपको असफलता मिलती है, कि आपको ये एहसास होता है कि आप व्यर्थ ही चीजों के पीछे भाग रहे थे, सामने वाले व्यक्ति की मन में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इस स्थान पर क्या होता है, आपके लिए अलगाव आता है कि अब आप उन सभी व्यक्तियों से दूर हो जाएंगे जो आपके जीवन में उपयोगी नहीं है, ठीक है, जो केवल काम के लिए आपको पूछते हैं, ठीक है, जहां पर भावनाओं का या फिर बाकी सारी चीजों का कोई महत्व नहीं होता। जो धीरे धीरे, चाहे वो कितने ही क्लोज रहे हो आपके, धीरे धीरे वो आपसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो ये अलगाव की स्थिति होती है, ठीक है। फिर अगला चरण आता है आपका किसका, जन जन नामकता का वर्सेस स्थिरता का। स्थिरता जिसे कहते हैं परमानेंट होना चीजों का, ठीक है, और ये कब आती है, 40 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की एज में। तो लोग अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के विकास में जो योगदान देने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आपको क्या मिल रही है, स्थिरता मिल रही है, तो आप जो है स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम में अगर आपको विकास मिल रहा है, ठीक है, आपको सफलता मिल रही है, जैसे मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी घर पर आपने कोई काम किया या कुछ भी आपने जीवन में किया, उसमें अगर आपको सफलता मिल रही है तो आप कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। और अगर नहीं मिलती तो आप कैसे होते हैं, जननात्मक, कि लोगों के बीच में सिर्फ भटकने जैसा स्थिति आपकी हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जन जनात्मकता बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पे अहम संपूर्णता बनाम निराशा। एक तो आप अपने आप को संपूर्ण कंप्लीट महसूस करते हैं और एक होती है आपके अंदर निराशा, और ये कब होती है, वृद्धावस्था में, ठीक है, 65 वर्ष के बाद। तो जीवन में आप क्या करते हैं, अभी तक बचपन से लेकर आप क्या कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी चीजें आपके जीवन में हुई उन चीजों का आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। अब आप ये विचार कर रहे हैं कि आपने जीवन में जितने भी कार्य करे उनमें आपको कितने अच्छे अनुभव प्राप्त हुए, कितनी आपको अपने कार्यों से संतुष्टि है, ठीक है, या फिर कितनी सफलताएं आपको मिली। तो अगर आप अपने कार्यों से क्या है, संतुष्ट हैं, आपको ये लगता है कि आपने जीवन में जो कुछ किया वो सबसे बेहतर और अच्छा था, तो आपको क्या मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये डिसीजन आपके गलत थे, ऐसा नहीं करते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, तो उससे आपको क्या मिलती है, निराशा। तो अपने जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जीवन का जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं उससे अगर आपको संतुष्टि होती है, संतुष्टि का अनुभव होता है, तो आपको क्या मिलता है, एक संपूर्णता का परिचय मिलता है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपको क्या मिलता है, एक निराशा अनुभव होती है, असफलता महसूस होती है, ठीक है। तो ये 8 चरण जो है किसके द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा बताए गए हैं, जो आपके जीवन के विकास में अलग अलग चीजों को दर्शाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। फिर एरिक्सन के द्वारा जितनी भी बातें हमने पढ़ी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अभी तक, ठीक है, उसके आधार पर आपको क्या है, उसके आधार पर क्या है, कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन आपके सामने है। तो ये सिद्धांत संपूर्ण और संगठन पर क्या करता है, बल देता है, ठीक है, कि ये किसको दर्शाता है, ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड चीजों को दर्शाता है, मानव जीवन के विकास का काम को जो है दर्शाता है, मानव व्यवहार का संचालन करने में, तत्वों का चालन करने में, काम की प्रवृत्ति अस्तित्व के बारे में आपको क्या कराता है, एक विश्वास दिलाता है
यह आधारभूत मानव मूल्यों में क्या करता है, विश्वास करता है। और ये फ्रॉइड के इस बात को, मत को क्या करता है, समर्थन देता है कि मानवीय कार्यों से जीवन के अनेक पक्षों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, कि आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका आपके विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्रॉइड के क्या है, वो कहता है कि मानवीय मतलब आपके जीवन में जो भी मानवीय कार्य है, मानवीय मूल्य हैं, उनके जो भी पक्ष हैं, उन पक्षों के विकास को ये क्या करता है, समर्थन देता है। ठीक है, कि आपके जीवन के अंदर जितने भी सिद्धांतों का आप पालन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, आपको विकास की तरफ लेकर जाते हैं। सामाजिक नियमों का पालन करेंगे तो वो आपको विकास की तरफ लेकर जाएंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तो वो विकास की तरफ लेकर जाएंगे। तो आपके अंदर आपके अस्तित्व और काम की प्रवृत्ति के में एक विश्वास जो है आपको दिलाने की कोशिश जो है ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो सार है वो करता है कि जो भी विकास आपने देखा अपने जीवन में वो क्या था, आपके लिए जरूरी था, उत्तम था, और उससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलती है। ठीक है, बहुत बातें इससे सीखने को मिलती हैं। तो एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो आपको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये हमें अंत में क्या बताता है कि मनोसामाजिक यानी मन और समाज का जो विकास है उसका जो सिद्धांत है वो ये हमें बताता है कि व्यक्ति शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक जीवन में अलग अलग चरणों में विकसित होता है। और इस विकास से जो है उसको अपनी समस्याओं के समाधान में, अपनी सफलता को हल करने में गुण जो है वो विकसित कर पाता है। और अलग अलग चीजों के जो परिणाम है वो सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। तो उन गुणों को विकसित करने में ये जो चरण है वो क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, फिर एरिक्सन का जो योगदान है, एरिक्सन ने जो भी क्या किया, काम किया है इस स्तर पर, आप कह सकते हैं कि एरिक्सन का जो योगदान है बाल विकास के क्षेत्र में नई धारणाओं और मान्यताओं को विकसित करता है। कि जैसे हमने पढ़े कि बच्चे को के मन में एक ट्रस्ट जो है विकसित करना है। तो जैसे आप बच्चे को गोद में लेते हैं, उसको जो भी आप सहलाते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उससे उसके मन में एक विश्वास जो है उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति मेरे प्रति क्या है, जो है वो सचेत है, मेरे लिए सभी कार्य कर रहा है, मेरी मुझे कोई असुविधा ना हो ऐसी, मतलब अभी उनके विचार करने की शक्ति इतनी नहीं है लेकिन फिर भी उनको अंदर एक विश्वास होता है कि सामने वाले ने पकड़ रखा है तो मैं गिरूंगा नहीं। तो इस चीज ये क्या कर रही है, एक नई धारणा को जन्म दे रही है। ये दर्शाती है कि मनुष्य के विकास के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। कि जहां जहां आपको सपोर्ट मिलता है आप बेहतर तरीके से विकसित होते हैं, जहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता वो चीज कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, नकारात्मक चीजों की तरफ लेकर आ रही है। तो आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति, आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो शिशु अवस्था है, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें अगर आपको सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, ठीक है, सफलता मिलने पर भी आपके साथ देने अगर कोई खड़ा है तो भी आपको सपोर्ट मिलता है। असफल होने पर भी अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, आपके मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको दूर करता है और एक बेहतर जीवन आपके लिए विकसित करता है। तो इस तरह की बाल विकास के नए क्षेत्र को उन्होंने क्या दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हेनरी डब्ल्यू मेयर के अनुसार आप ये कहेंगे कि फ्रॉइड ने जो भी अनुसंधान किया, मतलब उन्होंने जो भी रिसर्च की, इस क्षेत्र में जो भी उन्होंने खोज की, वो सृजनात्मक चिंतन तथा लेखक के रूप में एरिक्सन ने संपूर्ण परिवेश के संदर्भ में व्यक्ति का क्या किया है, अध्ययन किया है। कि जो भी सृजन, मतलब कुछ हम क्या कर रहे हैं, नए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया वातावरण बच्चों के विकास के क्षेत्र में बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सृजनात्मकता है। कि हम सृजन करने का, ठीक है, नए तरीके से क्या कर रहे हैं, आप चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आपके परिवेश के अध्ययन के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आपके वातावरण के बारे में जो है आपको दर्शाता है, बेहतर तरीके से आपके अध्ययन को करने का जो अवसर है वो मिलता है। दूसरे विकास की सिद्धांत की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसके, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इस मत के प्रतिपादक कौन थे, जीन प्याजे थे।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि इसके आप कहेंगे मस्तिष्क से संबंधित जो है ये उस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बात की कि जो भी जीन पियाजे कहते हैं कि जब भी हम किसी विकास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो विकास का क्षेत्र जो है शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों को क्या लगता है साथ लेकर चलता है। ठीक है। तो इस मत के आधार पर इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इस मत में प्रतिपादन मतलब इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे का जो जन्म था 1896 में ईस्वी में हुआ और न्यू चैटल नामक स्थान पर हुआ। इनके अपने विकास में मतलब इनका जब खुद का विकास हुआ तो इनकी माता पिता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि जो माता थी वो मानसिक रूप से पहले से ही परेशान थी, लेकिन इनके पिता जो थे वो बुद्धिमान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और पियाजे के जो विचार हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ दर्शन और मनोविज्ञान के पक्ष को भी दर्शाते हैं। मतलब कि पियाजे ये नहीं कहते कि सिर्फ आप किसी एक पक्ष को साथ लेकर चलो। जीन पियाजे ये कहते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल साइंस है उसके साथ साथ जो हमारी फिलोसफी है, मनोविज्ञान है, हर एक पक्ष के प्रभाव को ये क्या करते हैं अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो पियाजे क्या है एक मत का साथ देते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही पक्ष को समर्थन देते हैं। यह मानव व्यवहार पर अधिक बल देते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जीव शास्त्र को बनाया। जीव शास्त्र मतलब जिसमें हम किसकी जीवन से संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में बातें करते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान जिसमें जितने भी आपके अर्थ पे छोटे से लेकर बड़े जीव हैं उन सभी चीजों का हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो उस अध्ययन के बारे में ही हमें बताते हैं और जीव विज्ञान के बारे में इन्होंने हमें बताया। उनके अध्ययन के आधार में जब आरंभ में उन्होंने सर्वेक्षण या फिर क्या की जांच या रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राणियों का क्या किया सर्वेक्षण किया और क्या की सूचनाएं एकत्रित की। ठीक है। तो जब बात करते हैं किसकी, आप जीव विज्ञान की या जीव शास्त्र की, तो हम क्या करते हैं इसमें हम जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अब जीवन सिर्फ मनुष्य के पास नहीं है, आपने देखा है कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, इन्होंने उन सब के ठीक है क्या किया, उनका सर्वेक्षण किया, जरा जांच की, उसका अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों का जीवन कैसा होता है या उस जीवन का क्या आधार होता है, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के बारे में जाना। उसके आधार पर उन्होंने क्या की सूचनाएं एकत्रित की, जानकारी एकत्रित की और उनके ऐसा वह एक प्राकृतिक जो उनमें उन्होंने देखा कि ऐसा होता है कि वह प्राकृतिक और अलग अलग पृथक पृथक रूप में पाया जाता है। ठीक है। कि अलग अलग जीवों का जीवन जो है अलग होता है, उनकी हर एक तरह की हैबिट अलग होती है, वातावरण के आधार पर, उनकी जीवन जीने की प्रणाली के आधार पर। फिर प्याजे ने एक मत का साथ दिया कि अलग प्राणियों में सभी विकास जो है एक ही दिशा में, तो मतलब कि जितने भी आप जीव देख रहे हैं लेकिन उन सब का विकास क्या होता है एक दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। विकास के सभी पक्ष क्या है मानसिक स्तर पर पाए जाते हैं कि जैसे जैसे आपका शरीर का विकास हो रहा है आपके मानसिक स्तर का भी क्या होता है विकास होता है। बालक और प्रौढ़ के व्यवहार में क्या होता है अंतर होता है। ठीक है। कि एक बच्चे के व्यवहार में, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है अब सीख रहा है, लेकिन जो प्रौढ़ या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो हर एक बात को सीख चुका है। सभी प्रकार के जो परिपक्व व्यवहार होते हैं, मतलब जो भी मैच्योरिटी के आपके व्यवहार होते हैं मूल शैशव अवस्था के व्यवहार में पाए जाते हैं। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित विकास की दर ने अनेक धारणाओं को जो है विकसित किया कि उन्होंने बहुत सारे जो भी सिद्धांत दिए हैं उन्होंने अलग अलग क्या दी, बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस दी जिसमें उन्होंने ये देखा कि अलग अलग चीजों के विकास के लिए अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की उन्होंने स्टेज दी। ठीक है। तो जब हम क्या किसकी बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हो, आप किसकी संज्ञानात्मक सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर आप इसे कॉग्निटिव थ्योरी भी बोल सकते हैं, जो किससे संबंधित है आपके मस्तिष्क के विकास से संबंधित है। ठीक है। जिसमें आपको क्या बताया जाता है कि जो बच्चे
अपने पर्यावरण में अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करके कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पियाजे के अनुसार आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में, मतलब जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विकास है, उसके 4 चरण होते हैं। संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है, मतलब आपका मानसिक विकास है वो किसके 4 चरण में होता है। ठीक है, कौन कौन से 4 चरण होते हैं? पहला होता है गामक अवस्था। ठीक है, जो 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 2 वर्ष तक होती है। दूसरा चरण होता है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक रहती है। चौथी अवस्था या चरण आप कह सकते हैं कि हमारी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है, अबव 11। ठीक है, तो ये 4 स्टेज आप में होती है। ठीक है, जो गामक अवस्था होती है इसको आप कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज से आपको समझ में आता हो कि जो सेंस के माध्यम से आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि बच्चा किसके माध्यम से सीख रहा है? 0 से 2 वर्ष में वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है। ठीक है, तो बच्चे अपनी ज्ञान इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से चीजों को क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। इस चरण में वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है उसकी स्थायित्व पर जो है जोर देते हैं कि वस्तु जो है वो कितने समय तक उनके सामने है, वो उस चीज के लिए उतने ही देर तक क्या रहते हैं? सचेत रहते हैं। जैसे वस्तु उनके सामने से गायब हो जाती है वो उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो 0 वर्ष तक आप कहिए, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बच्चे के सामने रखनी है लेकिन वो खेलने का कोई साधन नहीं है, आप उसे उसके सामने से हटा देंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके बारे में भूल जाएगा। तो सेंसरी मोटर सेंस के हिसाब से कि जब तक वो चीज दिख रही है वो उसके लिए क्या करती है? एग्जिट करती है, उसके लिए वो वस्तु है। लेकिन जैसे आप हटा देंगे तो अभी उसका मानसिक विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो इस बारे में विचार कर पाए कि वस्तु अभी थी यहाँ पर, कहाँ चली गई। तो अभी उसकी ज्ञान इंद्रियां इतनी विकसित नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक, जिसे आप कहते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। ये स्टेज क्या बताती है आपको? कि बच्चे इसमें जो है प्रतीक की चीजों पर, भाषा पर जो है वो अधिक ध्यान देते हैं, खेल के माध्यम से जो है सीखते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, वो स्वयं के बारे में ज्यादा विचार करते हैं कि जो चीज होनी चाहिए केवल उनके लिए होनी चाहिए। निर्जीव वस्तुओं को भी वो क्या करते थे? हम मानवीकरण का गुण दे देते। तो आपने देखा है बच्चों के पास सॉफ्ट टॉय होते हैं। ठीक है, कि कोई भी सॉफ्ट टॉय है कि भाई टेडी बियर जैसे आपने देखा है। ठीक है, ये क्या है? एक निर्जीव चीज है, लेकिन बच्चे उसे क्या मान लेते हैं? सजीव मान लेते हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं? अपना मानते हैं। तो ये मानवीय गुण क्या कर रहे हैं? उनके अंदर विकसित कर रहे हैं। वो ये मान लेते हैं कि ये जो टेडी बियर है ये उनका अपना है, उसे बेबी बना लेते हैं या उसे कुछ और बना लेते हैं। तो ऐसे वो उसके अंदर क्या कर रहे हैं? उस मानवीय गुण का क्या कर देते हैं? विकास कर देते हैं। तीसरी स्टेज आती है कॉन्क्रीट स्टेज, जिसे हम कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में आप ये देखेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो ठोस
और तर्क के बारे में सोचना शुरू करता है कि वास्तव में कोई चीज उसके सामने एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये धारणा, अब वो क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि अगर आप उसे कह रहे हैं ना कि ताजमहल होता है, तो पहले उसके बारे में क्या करेगा, विचार करेगा। हाँ होता है तो कहाँ होता है, ठीक है, उसके बारे में सोचेगा क्यों होता है, ये सारी चीजें कि अब वो क्या कर रहा है कि प्रश्न करेगा कि ऐसा है तो क्यों है। अब उस क्यों के अर्थ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा। तो अब वो सोचना और विचारने की क्षमता है, वो धारणाएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। फिर औपचारिक सक्रियता के, जिसे हम कहते हैं कि लास्ट जो स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 वर्ष के बाद शुरू होती है, उसमें आप ये देखेंगे कि वह अमूर्त और काल्पनिक विचारों पर तर्क के रूप में सोचता है और किसी भी समस्या के समाधान का हल निकालने में वो क्या है, सक्षम है। कि कोई भी समस्या है उसके पीछे वो कोई भी धारणा है उसके प्रति वो कोई भी क्या कर सकता है, विचार कर सकता है और उसकी समस्या का समाधान जो है खोज सकता है। तो ये 4 चीजों में क्या होता है, उसका विकास होता है। फिर विकास के सभी पक्षों को वो क्या करते हैं, समान मानते हैं और ये क्या करते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे विकास में हम क्या कहते हैं कि क्या होता है, एक क्रम, एक सीक्वेंस होता है कि आप सामान्य से किसकी तरफ बढ़ेंगे, विशेष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कि आप पहले सामान्य चीजों को सीखेंगे, सामान्य से विशेष चीजों की ओर बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या है, एक क्रम हम फॉलो कर रहे हैं और क्रम से जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर विकास जटिल प्रक्रिया की विकास प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से जो है बढ़ता है। ठीक है, विकास क्या है, एक मुश्किल प्रक्रिया है और ये हमेशा कैसे, नेचुरल चीजों से स्वाभाविक चीजों की तरफ बढ़ता है। फिर हर प्रकार का जो विकास है वो शुद्ध सामान्य और से आरंभ होता है, कि हर एक तरह का जो विकास है वो क्या है, सामान्य चीजों से प्रारंभ हुआ है। और पहले चीजें कैसी थी, बिल्कुल प्योर थी आपके सामने, अब चीजों को आप इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य से शुद्ध की ओर बढ़ता है। पहले शारीरिक और फिर सामाजिक और सामाजिक तथा वैचारिक विकास होता है। ठीक है, कि पहले आपके शरीर का विकास होता है, शरीर से के द्वारा जब आप विकसित होते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आपके समाज का विकास होता है, आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, समाज का विकास होगा तो आपके विचारधारा का विकास होता है, कि लोगों के अलग अलग विचार सुनकर उनको देखकर आप अलग विचारधारा जो है विकसित कर सकते हैं। फिर व्यक्तित्व के विकास में अहम का जो है बहुत प्रमुख योगदान होता है, कि आपके विकास में जो अहंकार है उसका विशेष स्थान होता है। ठीक है, और वो भी क्या करता है, आपके व्यक्तित्व के विकास पर अहम भूमिका निभाता है। फिर विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, कि विकास जो है वो छोटी चीज की तरफ जाएगा, कि पहले आप क्या कर रहे हैं, सामान्य चीजों को सीख रहे हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए आप चलना सीखते हैं, तो चलने के लिए सबसे पहले क्या है, आप पहले बैठना सीख रहे हैं, बैठना सीखने के बाद आप क्या करते हैं, क्रोलिंग जिसे आप कहते हैं, रेंगना सीखते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप रेंग भी पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे क्या है, खड़े होना सीखेंगे, खड़े होना सीख लेते हैं तो आप फिर चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं, चलना सीखते हैं। फिर आप दौड़ना सीखते हैं, दौड़ना भी अगर आपको आ गया तो उसके बाद आप देखते हैं कि आप अपने पैरों से फुटबॉल मारना सीखते हैं। अब आप अपनी विशेष चीजों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, कि आप अपने सिर्फ पाँव के पंजे के द्वारा भी जो है बॉल को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता है। सूक्ष्म चीजों का इस्तेमाल करना सीख गए आप, तो जैसे आपके हाथ हैं, हाथ के द्वारा आप चीजों को पकड़ना सीख रहे हैं, लेकिन अब आप एक पेंसिल से क्या कर पा रहे हैं, एक पेंसिल का इस्तेमाल करके, पेन का इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों के माध्यम से लिखना भी सीख गए हैं। पहले धीरे लिखते थे, अब तेज लिखते हैं। तो जो उंगलियां हैं वो क्या है, सूक्ष्म, बहुत ही छोटा अंग आप कह सकते हैं होता है, मतलब हर एक शरीर का पार्ट जो है, मतलब जो विशेष रूप से क्या है, किसी कार्य को करने के लिए आपने उसको विकसित कर लिया। तो विकास हमेशा बड़ी चीज से सूक्ष्म की ओर जाता है। हेनरी डब्ल्यू मेयर ने ठीक कहा है कि प्याजे के विकास की जो प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति की क्षमताओं का वर्णन करती है, कि आप इतने एज के हो गए तो अब आपकी क्षमता का इतनी विकसित हो गई है, अब आप बाल्यावस्था हैं तो आप इसकी क्षमता इतनी विकसित हो गई है। तो वो उन विकास के क्षमताओं का वर्णन भी करती है, व्यक्ति की दशा के बारे में भी हमें क्या करती है, जानकारी देती है। ठीक है,